हेलो व्यूअर्स, मैं हूं निशांत। आज हम लोग बात करने वाले हैं शाइमा जी से, जो क्रेटोस नेटवर्क गेमिंग कंपनी में वर्क करती हैं एज ए डेटा एनालिस्ट बैंगलोर में। शाइमा जी की जो जर्नी है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। शाइमा जी आज एक डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल में जॉब कर रही है और उनका जो कंप्लीट एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी का रहा है। तो आज हम उनसे सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो आप लोगों ने क्वेश्चंस हमें भेजा है। तो वेलकम शाइमा। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी तो मच शाइमा। मैंने अपना बीटेक और एमटेक बायोटेक्नोलॉजी में किया था फ्रॉम KIIT भुवनेश्वर। उसके बाद आई केम टू बैंगलोर मेरे मास्टर्स थीसिस करने के लिए, विच आई डिड फ्रॉम यूरोफिन्स जीनोमिक्स, एंड देन मैंने डेटा एनालिटिक्स में स्विच किया था। And right now I'm working, like you said, in Kratos Gaming Network. It's a Web3 gaming company. And so far मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। It's very interesting. तो शाइमा जी से आज हम लोग सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आप लोग के कमेंट बॉक्स में आते हैं कि किस तरीके से हमें पोर्टफोलियो बनाने चाहिए, हमारा रोड मैप क्या होगा, शाइमा जी ने कौन कौन सी यहाँ पे डिफिकल्टीज देखी अपने इंटरव्यू में। तो वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस हम लोग आज शाइमा जी से पूछेंगे। तो शाइमा जी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपनी स्कूलिंग जर्नी के बारे में और अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं। तो मैंने अपना स्कूलिंग कोलकाता से किया है, फ्रॉम कैलकाटा गर्ल्स हाई स्कूल 10th तक, एंड 12th में आई वाज इन सुशीला बिरला। तो मेरा PCMB था, लाइक मैथ्स, एंड देन मैंने कॉलेज में आई डिड माय बीटेक एंड एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी KIIT भुवनेश्वर से। ओके, मतलब सबको इंजीनियरिंग करना था, वैसे वाली फील्ड के पीछे हम लोग इंजीनियरिंग के पीछे हैं या फिर हम लोग पहले से ही बायोटेक्नोलॉजी में आपको इंटरेस्ट था? क्या आपका उस समय माइंडसेट था? तो मुझे आई रियली लाइक बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। तो मुझे पता था कि बायोलॉजी में ही मुझे तो आगे बढ़ना है, एंड ऑल्सो आई वाज नॉट अ बिगेस्ट फैन ऑफ मैथ्स। तो मुझे लगा कि बायोटेक मतलब अच्छा लाइन है। इट वाज वेरी लुक्रेटिव, मुझे लगा था बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो दैट इज वाई मैंने मेरा बायोलॉजी की तरफ, एंड ऑल्सो दैट वाज अ न्यूएस्ट सब्जेक्ट तब मुझे, जो क्लास 12 मैंने सुना था, तो मुझे क्वाइट इंटरेस्टिंग लगा था वो। राइट, क्योंकि हम लोग के बहुत सारे जो व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो 12th के बाद बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज को फेस करते हैं कि मैं कौन से सब्जेक्ट को लूं, कौन सी ब्रांच में जाऊं। और आपने बायोटेक्नोलॉजी को एक चैलेंजिंग ब्रांच को लिया। फिर आपकी बायोटेक्नोलॉजी की जर्नी कैसे रही, फिर उसके बाद आप कैसे अपने कैरियर को बायोटेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से डेटा एनालिस्ट में ट्रांसफॉर्म किए। एक बार आप गाइड करें हमारे स्टूडेंट्स को, जो ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं जो इस तरीके से कंफ्यूज क्वेश्चन पे रहते हैं, उनकी हेल्प करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो कॉलेज के टाइम क्या होता है ना, लाइक यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर मिलता है। तुम जब इंटर्नशिप्स वगैरह करते हो, समर इंटर्नशिप्स करते हो, तो तुमको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है कि मुझे किस टाइप एरिया में मुझे जाना है, टू डू लाइक कहाँ पे मुझे मेरा आइडियल करियर मिलेगा। तो वो एक्सपेरिमेंट करने का मौका कॉलेज में मिलता है। तो मैंने भी सेम किया था। आई डिड अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स। मैंने लैब बेस्ड इंटर्नशिप किया था, मैंने लाइक मार्केट रिसर्च काइंड ऑफ इंटर्नशिप मैंने किया। तो यू नो एक एक करके जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मुझे लगता है ये मुझे करना है या ये मुझे नहीं करना है। तो थोड़ा सा तब आइडिया आपको मिल जाता है। सो फाइनली इन माय फाइनल ईयर मुझे बायो इन्फॉर्मेटिक्स एज अ सब्जेक्ट मिला। तो मेरा मास्टर्स का जो थीसिस भी था उसका भी इंटर्नशिप मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किया था। सो दैट इज व्हेन आई गॉट री इंट्रोड्यूस टू कोडिंग अ लिटिल बिट। तो जो मुझे अच्छा लगने लगा, सो देन आई रिसर्च अ लिटिल मोर। तब मुझे पता चला कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इट्स अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डेटा साइंस की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो कोडिंग अच्छा लगने लगा। देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, चलो लेट्स गो टू डेटा एनालिटिक्स, बिकॉज बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज सॉर्ट ऑफ लाइक एनालिटिक्स इटसेल्फ। राइट राइट, करेक्ट। तो शाइमा जी, आपने आई थिंक 2023 में अपना ग्रेजुएशन पास आउट किया, राइट? या देन 2023 के बाद आपने किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट की डेटा एनालिस्ट बनने के लिए? क्या आपने रोड मैप बताया? तो जब मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंटर्नशिप करी थी द ईयर बिफोर ग्रेजुएटिंग, तो तब मुझे पाइथन आई स्टार्टेड डूइंग थोड़ा थोड़ा करके। बट अगेन बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जितना पाइथन लगता है वो बहुत ही थोड़ा सा चंक है। सो मैंने बेसिक्स तब किया था, एंड लेटर ऑन जब लाइक आई ग्रेजुएटेड इन अगस्त, राइट? सो मेरे पास 6-7 मंथ्स थोड़ा सा था टू लर्न SQL। तो आई स्टार्टेड लर्निंग SQL। पाइथन का आइडिया मुझे थोड़ा सा पहले था, बट कुछ कुछ और नए लाइब्रेरीज जो करने थे वो मैंने उस 6 महीने में किया। एंड मतलब इनिशियल ट्रांजिशन मेरा तभी था
to go from a bioinformatics or a bio background to analytics. ओके, दैट्स ग्रेट। तो शाइमा जी, अभी आप एज ए डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, राइट? अभी आप बहुत सारे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होंगे, लेकिन हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, वो ये चाहती है कि हम लोग किस तरीके से अपने रोड मैप को बनाएं जो आपको इंटरव्यू में हेल्प हो। तो आपने पाइथन में जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी 2023 में, जब आप जर्नी स्टार्ट किए थे, तो आपने पाइथन को कितना टाइम या कितना ड्यूरेशन दिया था? पाइथन को इफ यू टॉक अबाउट मतलब ओवरऑल मुझे उसको ग्रास्प करने में अराउंड 1-2 महीना तो लगा ही था। राइट, क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी को समझ में नहीं आता है, राइट? में उस समय आपने क्या फेसेस किया, किस तरीके से अपने पाइथन के कोड लिखे, नोट्स लिखे, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। तो मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, जो फंक्शंस होते हैं जैसे आइडेंटिफायर्स एंड एवरीथिंग, एकदम बेसिक से। तो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंजिंग पार्ट। तो वो जो पहला जो इनिशियल आपको बेसिक समझ आ जाता है ना, फिर उसके ऊपर बिल्ड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तब 2-3 अगर तुम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो, तो तुम थोड़ा थोड़ा करके वो ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाता है। राइट, देन आपने पाइथन पढ़ा और उसके बाद पाइथन की लाइब्रेरी में कौन कौन सी लाइब्रेरी में आपने ज्यादा यहाँ पे कमांड ली? पांडास बहुत इंपॉर्टेंट थे, लाइक मोस्टली पांडास में बहुत सारे काम होते हैं। देन यू हैव numpy, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड मैटप्लॉटलिब। ये 3 थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दीज आर एकदम नॉन नेगोशिएबल, करना ही पड़ेगा। उसके बाद भी देयर आर सम अदर डेटा साइंस रिलेटेड लाइब्रेरीज जैसे scikit-learn, pytorch एंड ऑल दीज। ये भी थोड़ा थोड़ा पता है, ये सब बहुत लेटर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज pandas एंड numpy। तो मैं अपने व्यूवर्स को आज एक चीज यहाँ पे कंक्लूड करके बताना चाहता हूँ, शाइमा जी की बातों से भी जो भी मुझे समझ में आ रहा है अभी तक। देखिए, यदि हम लोग एज ए फ्रेशर अपना एक वर्क करते हैं, मतलब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग को मेनली सबसे पहले पाइथन के फंडामेंटल्स को क्लियर करना चाहिए। उसके बाद इन 3 लाइब्रेरीज पे, पांडा, नमपाई और मैटप्लॉटलिब पे अपना कंप्लीट ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एकदम आपकी बिगनर वाली लाइब्रेरीज है। यदि आपको किसी भी इंटरव्यू में जाना है, तो पहले आप कोशिश ये करें कि आप पहले फाउंडेशन पार्ट को क्लियर कर रहे हैं। राइट शाइमा जी? यस। देन उसके बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबलू, एडवांस एक्सेल में से कौन सा सब्जेक्ट को हम लोग उसके बाद ज्यादा टाइम देना चाहिए? सबसे पहले लाइक इवन बिफोर पाइथन मुझे तो लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट एडवांस्ड एसक्यूएल कर लेना, क्योंकि वो लाइक दैट इज द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट एवरीवेयर। इवन इफ यू डोंट माइंड, लाइक तुमको पाइथन नहीं भी पता होगा तो फिर भी चलेगा टू सम एक्सटेंट, बट मतलब एक्सेल तो वो मतलब इट्स गिवन दैट यू नो इट ऑलरेडी। उसके बाद आता है एसक्यूएल। अगेन द नेक्स्ट सेट ऑफ कंपनीज उसमें एसक्यूएल ही मांगेंगे। जितना मतलब यू स्टार्ट एकदम बेसिक से, बट जितना हो सके यू डू द एडवांस्ड एसक्यूएल टॉपिक्स एज वेल, विंडोज फंक्शंस वगैरह ये सब बहुत अच्छे से करना पड़ता है। एंड उसके बाद आता है पाइथन के बाद, और लाइक इन सेम टाइम पे यू कैन डू टैबलो, पावर बीआई एंड ऑल दीज आल्सो। मैं पर्सनली पावर बीआई ज्यादा सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मोस्ट कंपनीज अभी पावर बीआई को ही प्रेफरेंस देते हैं। राइट, करेक्ट। तो शाइमा जी का यहाँ पे ये कहना है, हमारे व्यूअर्स को मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहता हूँ कि आप लोग पहले एडवांस एक्सेल से भी स्टार्ट कर सकते हैं शाइमा जी के अकॉर्डिंग। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आप जो पढ़ना स्टार्ट किए हैं, आपको एक बेसिक चीजों के बहुत सारे टूल्स पता चल जाएंगे एडवांस एक्सेल में। तो आपने कितना टाइम दिया शाइमा जी एडवांस एक्सेल में? ऑनेस्टली एडवांस एक्सेल इज समथिंग जो मैंने ऑन जॉब सीखा था बहुत ज्यादा। तो मेरा जो फर्स्ट इंटर्नशिप था जो मैं जोजो बाय गिफ्ट में कर रही थी, तो मैंने मोस्टली मेरा एडवांस्ड एक्सेल का स्किल्स वहीं पे सीखा है। तो एंड व्हाइल आई वाज मतलब वर्किंग, तो आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स आल्सो। तो अगेन एडवांस एक्सेल में काम करने में मुझे 2-3 महीना में आई वाज देयर, आई कुड डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे जो व्यूवर्स हैं उनको मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एडवांस एक्सेल को जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको इतना ही टाइम देना चाहिए जितना टाइम उसकी रिक्वायरमेंट है और नीड है, बिकॉज एडवांस एक्सेल के हर एक फॉर्मूले को हमको याद करना नहीं होता है। आपको एक्चुअली पता होना चाहिए वी लुकअप क्या होता है, एच लुकअप कैसे होता है, पिवट टेबल्स कैसे बनते हैं, ये सब फंक्शंस आपको यूज करने आना चाहिए। कई सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लगभग 6-8 महीने से एडवांस एक्सेल को ही पढ़ते रहते हैं। तो आपको इतना ज्यादा डेप्थ में आप यदि टाइम देंगे तो आप अपने करिकुलम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। राइट शाइमा? यस। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, एसक्यूएल पे।
तो शाइमा जी, यहाँ पर आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि आपने एसक्यूएल पढ़ना जब स्टार्ट किया तो एसक्यूएल को आपने कितना टाइम दिया और एसक्यूएल को पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, और आपने कौन सा एसक्यूएल टूल यूज किया, जैसे माई एसक्यूएल आपने यूज किया, पोस्ट एसक्यूएल यूज किया, और अभी आप करंटली जो जॉब कर रहे हैं, मे बी आप बैंगलोर में वर्क कर रहे हैं, राइट? यस। यस, आप एक बार हमारे व्यूवर्स को अपनी कंपनी का नेम भी बता सकते हैं? मैं करेंटली क्रेटोस गेमिंग कंपनी में काम कर रही हूँ। ओके, तो अभी आप जिस जैसे प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो आप एसक्यूएल को कितना रियल टाइम में यूज करते हैं, ये भी आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं, और एसक्यूएल की क्या स्ट्रेटेजी होनी होनी चाहिए वो भी काइंडली गाइड करें। तो अभी मेरे करंट कंपनी में इट्स लाइक 95% ऑफ माय वर्क इज ऑन एसक्यूएल, एंड हम लोग एक टूल यूज करते हैं विच इज कॉल्ड सुपरसेट। तो वो एक डीबीएमएस टूल है जहाँ पे तुम एसक्यूएल क्वेरी लिख के यू कैन क्वेरी द डेटा फ्रॉम आवर डेटाबेस। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे एसक्यूएल में पहले समहाउ बहुत दिक्कत हुआ था। मुझे बहुत वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लाने में, क्वेरी लिखने में, क्योंकि वहाँ के बहुत बहुत लेयर्स है एसक्यूएल के, बट मुझे क्वेरी लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो वो जो रियल टाइम प्रैक्टिस जो होता है, जो मतलब बैठ के तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चंस के आंसर दो, उसमें मुझे और 2 महीने लग गया था। तो इन ऑल इन 4 months आई कैन से कि मेरा एसक्यूएल वाज स्ट्रांग इनफ कि तुम अगर मुझे कुछ दो तो मैं बैठ के सोच के लिख सकती हूँ, मैं कर लूंगी। तो हाँ, आई थिंक एसक्यूएल में 4 महीने तो मुझे लगा था। देन एसक्यूएल को 4 महीने और लगभग 2 मंथ्स आपने पाइथन को दिया था, राइट? हाँ। ओके, देन एडवांस एक्सेल नॉट समथिंग जो तुम लाइक मतलब वंस यू रीड इट यू कैन स्टॉप, कि एवरी टाइम यू आर रीडिंग एन आर्टिकल, कोई अगर लिंक्डइन में स्क्रॉल कर रहे हो, यू फाइंड अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एसक्यूएल, यू फाइंड अ न्यू लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। तो कॉन्स्टेंटली यू हैव टू कीप रीडिंग एंड मतलब अपना वोकैबुलरी, डेटा साइंस का वोकैबुलरी बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट। तो शाइमा जी ने यहाँ पे बहुत अच्छी एक इंसाइट हमें दी है कि यदि हम लोग पहले दिन से जब एसक्यूएल की क्वेरीज लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को, आप यदि सोचते हैं कि मुझे यदि समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुद से ब्लैंक होके स्टार्टिंग से जीरो से क्वेरी नहीं लिख पा रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम केवल आपको नहीं है, शाइमा जी को भी ये प्रॉब्लम आई थी, और लगभग उन्होंने कोड मत देने के बाद वो इस पोजीशन में पहुंच पाई थी जहां से वो खुद से क्वेरी लिखना स्टार्ट कर सके एकदम जीरो से, राइट शाइमा? यस। देन अब हम लोग बात करते हैं हमारे बीआई टूल्स में। बीआई टूल्स में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यही होता है, हमारे पास भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं पावर बीआई पढूं या टैबलू पढूं। तो आप यहाँ पे क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि पावर बीआई को कितना टाइम देना चाहिए, टैबलू को कितना टाइम देना चाहिए, और अभी रियल टाइम आपको कंपनी में कौन से टूल का यहाँ पे ज्यादा यूजेस करने के लिए मिल रहा है? तो सी द क्वेश्चन इज के अगर तुम पावर बीआई पढ़ लोगे तो बाकी कंपनियों में अगर जहाँ पे टैबलो यूज करते विल यू नॉट बी एबल टू डू इट, नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम अगर पावर बीआई करोगे तो तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा टू लर्न अबाउट टैबलो। अगेन, अगर इफ यू हैव डन टैबलो इट विल नॉट टेक यू टू मच टाइम टू डू पावर बीआई। तो द थिंग इज, कोई भी एक टूल उठाओ, आई वुड सजेस्ट पावर बीआई, बिकॉज पावर बीआई का अभी पॉपुलैरिटी थोड़ा बढ़ रहा है। मोस्ट इन माई लास्ट कंपनी ऑल्सो आई वॉज वर्किंग ऑन पावर बीआई, तो टैबलू से ज्यादा भी पावर बीआई का थोड़ा सा देयर लाइक प्लेंटी ऑफ रीजंस आल्सो व्हाई पावर बीआई इज ग्रोइंग मोर। तो आई वुड सजेस्ट डू पावर बीआई। अगर देयर आर एनी कंपनी जहाँ पे टैबलो मांग रहे, अगर आपको पावर बीआई में एक्सपर्टीज है तो आपको टैबलो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। देन आपने पावर बीआई को कितना टाइम दिया, यहाँ पे कितने प्रोजेक्ट्स आपने बनाए पावर बीआई के? पावर बीआई का मैंने पढ़ा था, मतलब इन लाइक एब्सोल्युटली स्टडीड फॉर अ मंथ एंड अ हाफ। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है कि इफ यू कीप ऑन स्टडीइंग डूइंग द थ्योरी इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। सो अनटिल आप बैठ के पावर बीआई खोल के यू आर डूइंग द थिंग्स, इट्स पॉइंटलेस। थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होगा। So after like I was halfway with Power BI, I started opening Power BI and doing things. like थोड़ा छोटा छोटा प्रोजेक्ट, इवन मेरे लास्ट इंटर्नशिप में जब मैं कर रही थी वहां भी Power BI का छोटा छोटा चीजें मुझे करना पड़ रहा था। So that is where you get the expertise, कि जब तुम चीजें थियोरी में पढ़ रहे हो उसको जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो, that is when you actually understand. वरना वो बस पढ़ाई ही होता है, मतलब they just become notes on your copy. That's it. तो शाइमा जी से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही पूछूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इनसाइट्स हमें शाइमा जी से मिल रही है वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं शाइमा जी ने यहाँ पे इंटर्नशिप के बारे में यहाँ पे बताया है
यदि आप कहीं पे भी इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं, अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए, तो मेरा भी ये सजेशन है हमारे व्यूअर्स को, हमारी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को कि आप इंटर्नशिप ज़रूर करें, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स ज़रूर करें क्योंकि जिससे कि आपको थोड़ा-सा एक एक्सप्लोर करने मिलता है, आपको एटलीस्ट वहाँ पे सीट में बैठने के बाद वर्क करने का एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि एडवांस एक्सेल का एक्सपीरियंस हुआ शाइमा जी को, उसके बाद उन्होंने जस्ट लगातार वो जो स्किल सेट है वो उनके लगातार काम में आई, राइट? देन शाइमा जी ने अभी एक चीज़ और हमें कहा कि हमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो अब हो गई हमारी पढ़ाई की बात जिसमें हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट पढ़े, पाइथन को हमने देखा, हमने एसक्यूएल को देखा, हमने पावर बीआई को देखा, टैबलू को देखा और एडवांस एक्सेल को देखा। 5 हम्म, सब्जेक्ट्स को हमने देखा। उसके बाद बारी आती है हमारी पोर्टफोलियो बनाने की, जैसे कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट को गिटहब के अंदर डालते हैं, फिर हम लोग रिज़्यूम डिज़ाइन करते हैं। तो शाइमा जी, हमें हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही अपने पोर्टफोलियो को और रिज़्यूम को बनाने में? और आपने किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया और क्या-क्या इनसाइट्स आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं इस सब्जेक्ट पे? तो मैंने मेरे सारे प्रोजेक्ट्स मैंने गिटहब में डाले थे। तो जो प्रोजेक्ट मैंने जितने भी प्रोजेक्ट, इवन इफ इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट, मैंने वो भी गिटहब में डाले थे। आई एक्सप्लेन्ड इट, मैंने आई गिव अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, कोड वगैरह सब दिया। ऑल्सो व्हेन आई वाज अपियरिंग फॉर कंपनी का इंटरव्यूज वगैरह, तो उन लोगों का भी कुछ-कुछ असाइनमेंट्स मुझे मिला था। लाइक आई डिड दिस वन असाइनमेंट ऑन सेंटिमेंट एनालिसिस। तो उसका भी जो मैंने पाइथन का कोड मैंने लिखा था, वो भी मेरे गिटहब में डाला था। तो वहां से भी मुझे थोड़ा-थोड़ा एक्सपीरियंस मिला कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस इंडस्ट्री में पूछते हैं, कितना इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए। तो दैट वाज माय प्रोजेक्ट पार्ट के आई हैव पुट एवरीथिंग ऑन गिटहब। और रेज्यूमे, व्हाट, मैंने कोई ऐसा टूल नहीं यूज किया था रेज्यूमे के लिए। मेरे पास एक अपना डॉक्यूमेंट फाइल था। इट वाज अ वेरी सिंपल रेज्यूमे। मुझे कुछ एक्स्ट्रा मतलब इधर उधर नहीं डालना था। सो आई क्रिएटेड अ फॉर्मेट ऑन डॉक्यूमेंट, एंड दैट इज द फॉर्मेट विच आई यूज, विच इज एब्सोल्युटली सिंपल। द नेम, experience, and the like the other skill sets and everything, but it's just a simple white and black resume. करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, हमें यहाँ पर पढ़ने के साथ-साथ ऐड ऑन करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो में जैसे शाइमा जी ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स को गिटहब में डाला, उसके बाद हमें रिज़्यूम बनाना चाहिए और रिज़्यूम में भी आपने शायद गिटहब का लिंक दिया होगा, राइट? जिससे कि कोई भी Yes. इंटरव्यूअर आपका जब रिज़्यूम पहुँचे तो वो जाके आपके पोर्टफोलियो को गिटहब में आपके प्रोजेक्ट की कोड फाइल को चेक कर सके, Yeah. राइट शाइमा? ओके। देन एक और यहाँ पे सजेशन है कि यदि आप लोग अपना रिज़्यूम बना लेते हैं, तो एक बार आप उस रिज़्यूम को चेक करें कि आप वो एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम है कि नहीं है, राइट? शाइमा जी, Hmm. आप इसमें भी कुछ चीज़ें बत ऐड ऑन करना चाहेंगे एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम से रिलेटेड जिससे कि उनको जॉब हंटिंग में काफ़ी आसानी हो? Hmm. तो मैंने पहले आई यूज दिस वन टूल टू मेक माई रेज्यूमे, लाइक कॉलेज के टाइम पे। तो मैंने, लाइक देयर आर साइट्स ऑनलाइन जहाँ पे जाके आप अपने एटीएस स्कोर चेक कर सकते हैं। सो व्हेन आई चेक द स्कोर, आई सॉ दैट के तो इट्स प्रीटी लेस, क्योंकि वहाँ पे बहुत लाइक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स वगैरह थे। करेक्ट। So that is why I opted for like a very simple, where you're writing the name, you're writing your education, your work experience, skill set, and projects. So it's like it. So you make the format like this so that it's very ATS friendly. You don't add unnecessary information to it. यस। And then go to, मतलब ऐसा कोई एक साइट पे जाके just check कर लो अपना ATS स्कोर कितना है। राइट। देखिए, सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ समझना होगा, काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पे शाइमा जी ने ऐड ऑन की है कि आपको रिज़्यूम में बिल्कुल वही चीज़ रखनी है जितनी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। हमें उस पे जाके बहुत ज़्यादा ग्राफ़िक्स और इतनी ज़्यादा चीज़ों को नहीं रखना है कि जिससे कि उसको रीड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, राइट? और ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा जो रिज़्यूम स्क्रीनिंग होता है, रिज़्यूम शॉर्ट होता है, वो एटीएस फ्रेंडली हो, जिसके कीवर्ड्स वो इतने अच्छे कीवर्ड्स हो कि वो आपके एटीएस का जो स्कोर निकलता है, उसपे काफ़ी अच्छे तरीके से हो, राइट? हम्म। तो हमने यहाँ तक की बातें देख ली शाइमा जी से कि हमने यहाँ पे अपनी स्टडी कर ली, अपना पोर्टफोलियो बना लिया, अपना रिज्यूम बना लिया। अब हम लोग बात करते हैं रियल वर्ल्ड में आने वाले चैलेंजेस की। जब हम लोग निकलते हैं जॉब हंटिंग के लिए, तो यहाँ पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा शाइमा जी? आपने जॉब हंटिंग के लिए कौन से शहर को चुना? क्या-क्या डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ा? उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएँ जिससे कि उनको भी यहाँ पे एक कंप्लीट अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प मिल सके। तो जॉब हंटिंग व्हेन यू स्टार्ट, तो बहुत ही मतलब एक डरावनी चीज लगता है। तो देयर वाज अ टाइम जब मैं दिन में एटलीस्ट 20-30 जगह पे अप्लाई करती थी बैठ के। मेरा फ्री टाइम का काम था बैठ के अप्लाई करना। करेक्ट। तो एंड यू हैव टू डिलिजेंटली डू दैट।
मतलब अगर कोई रिजेक्शन भी आता था, रिजेक्शन मेल भी आता था, तो देख के थोड़ा सा अपसेटिंग था, देन यू जस्ट डिलीट इट बिकॉज इट्स फाइन, रिजेक्शन मेल आना है, बट देन आपको आपके हिस्से का काम करना ही पड़ेगा. What I also did is I reached out to people on LinkedIn. I would text HR को या कंपनी के people को to refer me to their companies. और even if अगर कोई कंपनी का आपका नाम पता है, आपको कि it's a good company, reach out to their employees, ask के कोई openings वगैरह है या नहीं. It doesn't matter अगर नहीं दिखा रहा है कि job opening है, आप पूछ लो, because बहुत टाइम interns का भी जरूरत होता है. Maybe they don't post it, but then they will, मतलब दे आर ओपन टू इंटरव्यूइंग यू. तो रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन, बात करो उन लोगों के साथ. जब बात करोगे आपको पता भी चलेगा सब क्या ढूंढ रहे, कितना ढूंढ रहे, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, किस चीज का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो बात करने से ही मिलेगा. एंड मेरे लाइक टॉकिंग आउट टू पीपल, रीचिंग आउट टू एचआर मुझे बहुत हेल्प किया इन माय जॉब हंटिंग, एंड दैट इज हाउ आई हैव लाइक लैंडेड इंटर्नशिप्स आल्सो. करेक्ट, मतलब शाइमा जो हमें यहाँ पे बताया कि आपको नेटवर्किंग जरूर करनी चाहिए, नेटवर्किंग से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलता है. और आप यहाँ पे बिल्कुल भी, थोड़ा सा होता है फ्रस्ट्रेशन हमें हो जाता है, हम लोग 20 जगह अप्लाई कर रहे हैं जहाँ से हमारे पास रिजेक्शन मिल रहे हैं, लेकिन जब आपको इंटरव्यू मिल जाए, मतलब कि कोई भी इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, चाहे उसमें आप फर्स्ट राउंड निकाले, सेकंड राउंड निकाले, थर्ड राउंड निकाले, आप उस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करें और इंटर्नशिप के लिए लगातार अप्लाई करते रहे. राइट शाइमा? Yes. तो आपको फर्स्ट इंटरव्यू क्या मिला और फर्स्ट इंटरव्यू का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट इंटरव्यू में मुझे एक असाइनमेंट मिला था, तो वो वाला मुझे एक्सेल में करना पड़ा था, वो पिवट टेबल्स एंड लुकअप ये सब यूज करके. तो असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आई हैड एन असाइनमेंट डिस्कशन राउंड. उसके बाद एक और राउंड था अबाउट सम लाइक एप्टीट्यूड टाइप का कुछ क्वेश्चंस का. फिर आई हैड माय एचआर राउंड. दिस वाज माय फर्स्ट डेटा एनालिटिक्स इंटर्नशिप का. ओके, इंटर्नशिप का इंटरव्यू था ये. या फिर वो इंटर्नशिप के बाद आपने कौन सा इंटरव्यू दिया? वो इंटर्नशिप आपने ग्रैब की? या मैंने वहां पे 6 महीने में इंटर्नशिप, एंड फिर मैं दूसरे जगह पे जाके लाइक जो मेरा अभी करंट कंपनी जो है, फिर अभी मैं वहां पर ही हूँ. ओके, तो आपने 6 मंथ इंटर्नशिप बैंगलोर में की, राइट? वर्क फ्रॉम ऑफिस. वर्क फ्रॉम ऑफिस. ओके, दैट्स गुड. तो यहाँ पर व्यूअर्स को एक चीज, बहुत अच्छी चीज यहाँ पे इंसाइट्स लेना चाहिए कि हम लोग यदि लगातार अप्लाई करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इंटर्नशिप जरूर मिलेगी. और कोशिश यही करना चाहिए कि आप उस समय ये ना देखें कि पेड इंटर्नशिप है या अनपेड इंटर्नशिप है. आप सबसे पहले कोशिश करें कि आपको एक इंटर्नशिप मिल जाए या फिर ऐसा कोई स्किल सेट सीखने के लिए मिल जाए जो आपके रिज्यूम और पोर्टफोलियो में वेटेज जो है वहां पर इंक्रीज कर दे. राइट टाइम? यस. तो देखिए, हमने यहाँ पर इंटरव्यू दिया. इंटरव्यू देने के बाद जब हम लोग यहाँ पे जॉब करने के लिए चले जाते हैं, तो यहाँ पर जो कई सारे हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, उनको ये जानना होता है कि हम लोग जब डेटा एनालिस्ट पे जॉब करने के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या पहले दिन से क्या जॉब करते हैं, हम लोग को क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, राइट? और क्या किस प्रोजेक्ट में कौन सा पार्ट हमको करना होता है, और एक कैसे डेटा एनालिस्ट की टीम होती है, डेटा इंजीनियरिंग की टीम कैसे वर्क करती है, डेटा साइंस की टीम कैसे वर्क करती है कंप्लीट प्रोजेक्ट में. तो आप उसके बारे में काइंडली एक्सप्लेन करके गाइड करें प्लीज. तो when you're joining a company, एकदम इनिशियली तो they will not give you the most difficult tasks and everything. तो आपको पहले समझना पड़ेगा, उन लोगों के डेटाबेस का आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा, टेबल समझने पड़ेंगे कि इस कॉलम में ये है, इस कॉलम का इस इंफॉर्मेशन का ये मतलब है. क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि डेटाबेस का वो स्कीमा क्या है, वो दिखता कैसे है, तो आप क्वेरी लिख के क्या डेटा लोगे. तो आपको पहले यू हैव टू सिट एंड अंडरस्टैंड देयर एंटायर आर्किटेक्चर. तो वो एक हो गया. तो पहले आपको ये करना पड़ता है, एंड आफ्टर वंस यू डू दैट, यू स्टार्ट राइटिंग क्वेरीज. यू स्टार्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि मंथ ऑन मंथ इस जगह पे इस एरिया में कितना हम लोगों का सेल्स हुआ है सपोज. तो ये आप क्वेरी लॉजिक समझ के देन यू कैन स्टार्ट क्वेरिंग द डेटाबेस, एंड आप वहां से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. फिर जिसको मतलब जहां पे जिन्होंने मांगा है, देन यू कैन सेंड आउट द डेटा. क्या? थैंक यू शाइमा. यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर, मैंने अधिकतर कमेंट बॉक्स में भी देखता हूँ कि मैं डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड में जाऊँ, मैं डेटा एनालिस्ट फील्ड में जाऊँ, या फिर मैं डेटा साइंस की फील्ड में जाऊँ. ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है. इसमें जो कॉमन है वो है डेटा. राइट शाइमा? और जो डेटा होता है ना, इस डेटा पे काम करने के लिए अलग अलग पोजिशंस होती है. हमारे लिए कंप्लीट एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है. इस लाइफ साइकिल में सबसे पहले डेटा इंजीनियरिंग की टीम उस डेटा को डेटा वेयर हाउस में लेकर आती है, जहाँ से डेटा को ग्रैब किया जाता है.
Yes. जिसको हम लोग ETL प्रोसेस बोलते हैं। डेटा को कई बार एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड किया जाता है, डेटा इंजीनियरिंग की टीम करती है। ये प्रोसेस डेटा एनालिस्ट भी करते हैं, डेटा साइंटिस्ट वाले लोग भी करते हैं। डेटा जब वेयर हाउस में आ जाता है तो उसको पहले प्री प्रोसेस किया जाता है, और प्री प्रोसेस करने के लिए डेटा एनालिस्ट वहां से डेटा वेयर हाउस से डेटा को लेते हैं। वहीं से जो डेटा है उसको जो है डेटा साइंस की टीम भी लेती है, राइट। और एक कंप्लीट मीटिंग होती है सारे के सारे मैनेजर्स और चैलेंजर्स के बीच, किस प्रोजेक्ट में कौन सी टीम किस मॉड्यूल में किस टाइम में वर्क करेगी, फिर इस मॉड्यूल से दूसरी टीम उसको जो है ग्रैब करती है, राइट शाइमा। तो आप लोग को बिल्कुल भी यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। यदि आप फ्रेशर हैं तो आप पढ़िए, पढ़ने के बाद अपनी एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी को लीजिए। यदि आप डेटा इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाना चाहते हैं आप वहां पे भी जा सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका स्टडी और करिकुलम पूरा टोटली डिफरेंट होता है। डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के बीच में एक थीन सी लाइन होती है। जितना आप पढ़ते हैं डेटा एनालिस्ट में वो पूरा फाउंडेशन होता है डेटा साइंस का, राइट शाइमा। Yes. उसके बाद ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको डेटा साइंस में मशीन लर्निंग, NLP, कंप्यूटर विजन, ये सारे सब्जेक्ट्स पे भी कमांड आपको रखनी होती है, राइट शाइमा जी। Yes. तो यहाँ पर हमने शाइमा जी से पूछा कि कैसे हम लोग को पढ़ना चाहिए, कैसे रिज्यूम बनाना चाहिए, कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, और हम लोग को यहाँ पे इंटरव्यू में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, जो शाइमा जी ने काफी अच्छे तरीके से हमें बताया। अब हम लोग ये पूछेंगे जो आप लोग के मन का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि पैकेज मुझे कितना मिलेगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतने अच्छे तरीके से पढ़ूंगा, तो मुझे पैकेज क्या मिलेगा और हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। शाइमा जी काइंडली इसके बारे में अपना जो जर्नी रही है उसके बारे में मुझे बताइए। एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी और हम लोग को किस तरीके से अपने अच्छे पैकेज को ग्रैब करने के लिए क्या पेशेंस रखना पड़ता है, और क्या यहाँ पे माइंडसेट होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स का पढ़ने के समय में। तो आई थिंक कि अगर आप कॉलेज में हो अभी, तो इवन इफ यू आर गेटिंग एन अनपेड इंटर्नशिप वो ले लो, बिकॉज एट दैट टाइम अगर आपको पैसे ना भी मिले वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाद में जाके देयर विल बी पीपल जो लोग ऑलरेडी इंटर्नशिप वगैरह कर चुके हैं तो उन लोगों का एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। तो आपने अगर कॉलेज के 3rd ईयर से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था क्या? सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। नो मैंने किया था, मैंने इंटर्नशिप्स, मैंने 2-3 महीनों का इंटर्नशिप्स भी किया था। ओके, दैट्स गुड। तो सो जैसे इफ यू आर गोइंग एक जॉब के लिए एंड देयर आर 2 फ्रेशर्स, एक के पास तुम्हारे 2-3 महीने का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है और एक के पास नहीं है, द कंपनी विल ऑटोमेटिकली प्रेफर समवन जिसके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और during internship I would expect something around 20 to 25k per month, 20 to 25,000 per month. Even if उससे अगर कम भी मिलता है, I would personally suggest take it just for the experience of it, and that will थोड़ा टाइम के लिए, and after you become a full time then you can expect somewhere around 5 to 7.5 आपके एक्सपीरियंस और आपके वर्क के एथिक्स के ऊपर, लाइक आप कितना आपको पता है, आपका स्किल सेट क्या है उसके ऊपर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए शाइमा जी ने जो हमें बताया हमको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना चाहिए। इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हम लोग एक युद्ध के मैदान में जाते हैं तो हमारे हाथ में तलवार होती है, वो आपका स्किल सेट है जो आपने सीख हुआ है, और सेकंड होता है हमारे पास में ढाल जो उसको रोकने की पारी आती है। तो वो जो एक ढाल की तरह काम करता है वो एक इंटर्नशिप काम करता है, जो आपके रिज्यूम में आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो आपको काफी यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा, चाहे वो पेड इंटर्नशिप हो या अनपेड इंटर्नशिप हो, राइट। एंड हमारे जो फ्रेशर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप बहुत सारी साइट्स में जाके देख सकते हैं हमारे जो पैकेज की एक्सपेक्टेशंस होती है, स्टार्टिंग की एक्सपेक्टेशंस होती है वो लगभग अप टू 10 लाख रुपीज, राइट शाइमा। या ये एक्सपेक्टेशंस सही है किसी भी फ्रेशर्स के लिए, अप टू 10 लाख रुपीज CTC, राइट। और उसके बाद जब आप 1 साल वर्क कर लेते हैं ये 2x या 3x भी हो सकती है, राइट शाइमा। क्योंकि इस फील्ड में आपके जो स्किल्स के जो डिमांड का जो सेक्टर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट डेटा साइंस की तरफ जाता ही जाता है, राइट। हाँ, and any company they will need data analysts, राइट। तो शाइमा जी अभी आपने एक लेवल को तो अपने ग्रैब कर लिया है, आप एक एज ए डेटा एनालिस्ट एक कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी में आप वर्क कर रही है, एक गेमिंग कंपनी है। उस गेमिंग कंपनी में वर्क करते करते आपके फ्यूचर प्लान्स में आप अपने आप को स्किल्स को और ज्यादा भी सीखने के लिए आप इतना टाइम दे पाती है, क्योंकि हमारे ऐसे भी कई व्यूअर्स हैं जो जॉब के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, राइट। तो वो लोग भी ये चाहेंगे कि मैं किस तरीके से अपना टाइम निकालूं, बिकॉज स्किल्स को सीखते रहना ही बहुत अच्छा एक एज ए प्रोफेशनल कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी क्या आप खुद से कुछ चीजें पढ़ती है, नई नई स्किल्स सीखती हैं आफ्टर जॉब के बाद डेटा साइंस की फील्ड में और भी आगे के सेक्टर में? डेफिनेटली। जैसे मैं खुद
I want to go towards the data science core field एकदम. ओके So I have to sit and like I have to learn more data science topic. जैसे मुझे Python का और बड़ा like you know better experience चाहिए. How to एक suppose आप एक code लिख दिया, but then उसको ऑप्टिमाइज करना भी आना चाहिए. So उसको बेटर तरीके से कैसे लिखना पड़ता है उसका मुझे आई हैव टू स्टडी फॉर दैट. फिर इन द ऑफिस आई वाज आल्सो वर्किंग ऑन एपीआईज. तो मुझे सो वंस आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट आई सैट डाउन एंड आई रेड अबाउट इट क्या क्या एपीआईज का. तो वो भी एक नया टॉपिक था, नया सब्जेक्ट था एंड मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था. तो उसका भी मुझे अंडरस्टैंडिंग, तो दैट वाज अगेन अ न्यू टॉपिक. एंड मैं आई टेक आउट टाइम टू मतलब नई चीज पढ़ने के लिए और आगे का पढ़ाई करने के लिए. वाइल वर्किंग ऑल्सो आई टेक टाइम आउट. एंड वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपको वीकडेज में आपको लगता है कि आप टाइम निकाल सकते हैं, 1-2 घंटा निकाल सकते हैं, डू इट. और अगर लगता है कि आप वीकेंड में करोगे इस ये पढ़ाई का टाइम वीकेंड को 2-3 घंटा रख दोगे, दैट इज ऑल्सो फाइन. देयर इज नो रश हियर. आपके लिए वॉट एवर वर्क्स आउट. ओके दैट्स गुड बिकॉज होता ऐसा है कि बेंगलोर जैसे सिटी में रहने पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक को फेस करने के बाद, चाहे मुंबई लोकल में रहे, दिल्ली मेट्रो में रहे या फिर बेंगलोर के ट्रैफिक में रहे, उसके बाद एनर्जी हमारे पास इतनी नहीं बचती कि हम लोग पढ़ने के लिए टाइम निकाल पाए और हम लोग फोकस होकर पढ़ पाए, राइट. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम निकालना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे कर सकते हैं. बिकॉज मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता किसी के भी पास, राइट शाइमा? यस. तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने शाइमा जी से काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन किया. वो लड़की जो बायोटेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से थी, जिसको डर लगता था मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में, आज वो मैथमेटिक्स के नंबर्स के साथ खेल रही है. डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट की फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है. आई होप आप लोग के लिए पॉडकास्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा. तो मैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकालकर इतने अच्छे तरीके से पॉडकास्ट को यहाँ पे देखा. और मैं शाइमा जी आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे टाइम देके हमारे लर्नर्स कम्युनिटी को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.